ट्रैक है 11 और टॉपिक है देश में पशु संपदा। पशु संपदा देश में प्रथम और राजस्थान का स्थान है। गोवंश इसका देश में प्रथम है मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थान है 5वां। फिर है भैंस वंश, इसका उत्तर प्रदेश है में देश में प्रथम स्थान है और दूसरा राजस्थान का में 5वां स्थान है। और फिर है भेड़, देश में प्रथम आंध्र प्रदेश और राजस्थान में आपका इसका स्थान है तीसरा। बकरी, देश में प्रथम स्थान राजस्थान और राजस्थान का में इसका स्थान भी प्रथम है। और फिर है सुकर, सुकर है जो है आसाम में प्रथम स्थान है और राजस्थान में 17वां स्थान है। फिर घोड़ा, ये इसका स्थान उत्तर प्रदेश में प्रथम है और राजस्थान में चौथा। फिर है गधा, इसका देश में प्रथम स्थान है राजस्थान में और राजस्थान का सॉरी प्रदेश देश में प्रथम स्थान राजस्थान है और राजस्थान में इसका स्थान है प्रथम। ऊंट, ऊंट का राजस्थान में प्रथम स्थान है और राजस्थान में प्रथम स्थान है। उसके बाद कुल पशुधन जो है उत्तर प्रदेश में है प्रथम और फिर राजस्थान का स्थान है द्वितीय। कुक्कुट आंध्र प्रदेश में प्रथम है और राजस्थान में 18वां स्थान है। पशु उत्पाद, भारत दुग्ध उत्पादक के लिए दुनिया में सबसे पहले स्थान पर है। अमेरिका दूसरे पर, चीन तीसरे स्थान पर है। राजस्थान का देश में उत्तर प्रदेश में बाद में दूसरा स्थान है। ऊन उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम है, जम्मू कश्मीर का द्वितीय स्थान है। मांस उत्पादन में राज्य का 10वें नंबर पर है जबकि उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है और आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है। अंडा उत्पाद सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में होता है। डेयरी विकास में भारत का में ग्रामीण व कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में पशु पालन एवं डेयरी विकास एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और ये निर्बल वर्ग को आर्थिक रूप से भी स्वावलंबी बनाने एवं उपभोक्ताओं को शुद्ध दूध एवं उनसे बने पदार्थ उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। पशुपालन एवं डेयरी व्यवसाय न केवल कृषकों व ग्रामीणों के फालतू समय का सदुपयोग करवाते हैं बल्कि उन्हें वर्ष पर्यंत रोजगार उपलब्ध करवा करके उनको आर्थिक संबल भी प्रदान करते हैं। विश्व में भारतीय डेयरी उद्योगों का स्थान प्रथम है। केंद्र सरकार द्वारा गहन डेयरी विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। फिर ऑपरेशन फ्लड, ये कार्यक्रम 1970 में स्वर्गीय डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में चलाया गया था और ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा और दुग्ध उत्पादकों का दूध का उचित मूल्य दिलवाना तथा उपभोक्ताओं तक अच्छी किस्म के दूध व दुग्ध उत्पादों का वितरण सुनिश्चित करना है। और फिर है श्वेत क्रांति में ऑपरेशन फ्लड के कार्यक्रमों में दुग्ध उत्पादन में हुई आशातीत वृद्धि ही श्वेत क्रांति कहलाती है। राज्य में दूध की शुद्धता की जांच हेतु जयपुर में 7 अक्टूबर सन 2014 को पहली एडवांस मिल्क टेस्टिंग व रिसर्च लैब शुरू की गई। पशुधन विकास हेतु 15 अगस्त सन 2012 में से पशुओं के लिए मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा वितरण योजना प्रारंभ की गई। बकरियों के विकास को प्रोत्साहन देने हेतु वर्ष 2013 और 14 में बकरी विकास परियोजना प्रारंभ की गई। राजस्थान में 13 मई सन 2010 को बीकानेर में राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय राजूवास की स्थापना की गई और राष्ट्रीय पशु प्लेग रिंडर पेस्ट उन्मूलन परियोजना NPRI, इस परियोजना का उद्देश्य देश में पशु प्लेग और संक्रामक वेबाइन प्लूरोनिमोनिया का उन्मूलन करना है। और मुंह पका खुरपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम FMDCC, इस रोग को नियंत्रित करने के लिए भी देश में 54 जिलों में मुंह पका खुरपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रदेश में पशु गोवंश में इसके अंदर जो है पशु गोवंश है, पशुधन है, प्राप्ति क्षेत्र है और है अन्य विवरण है। प्रमुख नस्लें हैं राज्य में सर्वाधिक गोवंश प्रमुख क्रमशः उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में तथा न्यूनतम धौलपुर में पाया जाता है। और अन्य विवरण में देश में सर्वाधिक गोवंश उत्तर प्रदेश में है और देश में राजस्थान का स्थान छठा है। फिर है नेक्स्ट गिर, अजमेर, भीलवाड़ा, किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, बूंदी। मूल स्थान गुजरात अधिक दूध के लिए प्रसिद्ध है। फिर है इसके बाद दूसरा थार पारकर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, सांचौर, जालौर और अधिक दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है तीसरा नागौरी, नागौर जोधपुर जिले का उत्तरी पूर्वी भाग व नौका बीकानेर और मूल स्थान नागौर जिले का सुहालख प्रदेश है। फिर है चौथा राठी, बीकानेर से गंगानगर, जैसलमेर व चूरू के कुछ भाग हैं। लाल सिंधी व साहिवाल की मिश्रित नस्ल है, दूध देने में अग्रणी राजस्थान की कामधेनु है। फिर है पांचवा कांकरेज, इसमें बाड़मेर, चाकोर, सांचौर व नेहड़ क्षेत्र जालोर और इसका मूल स्थान गुजरात का कच्छ का रन है। फिर है छठा हरियाणवी, यह सीकर, झुंझुनू, जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू और इसका अन्य विवरण
में मूल स्थान में रोहतक, हिसार व गुड़गांव हरियाणा में। फिर है सातवां मालवी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा व उदयपुर। और अन्य विवरणों में इसका मूल स्थान मध्य प्रदेश व का मालवा क्षेत्र है। फिर है सांचौरी, सांचौरी उदयपुर, पाली, सिरोही और नवा मेवाती, कोठी, अलवर, भरतपुर हल जोतने व बोझा ढोने हेतु उपयुक्त है। फिर विदेशी नस्ल में जर्सी, मध्य व पूर्वी राजस्थान, मूल स्थान इसका अमेरिका, दूध देने में अग्रणी है। और फिर दूसरा हॉलिस्टीन, मध्य व पूर्वी राजस्थान, इसका मूल स्थान है हॉलैंड व अमेरिका और सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। फिर भैंस वंश, इसमें मुख्य नस्लें हैं सर्वाधिक अलवर, जयपुर, भरतपुर, न्यूनतम जैसलमेर में। देश में सर्वाधिक भैंसें उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान का तृतीय स्थान है। फिर है मुर्रा, खुंडी, ये जयपुर, उदयपुर, अलवर, गंगापुर व भरतपुर और अधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। और फिर है सुरती, उदयपुर व उसके आसपास के दक्षिणी भाग और मूल स्थान गुजरात। फिर है तीसरा जाफराबादी, ये गुजरात से पहले लगे हुए दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र हैं और मूल स्थान इसका गुजरात का काठियावाड़ है। फिर है ऊँट, ऊँट जो है मुख्य नस्लें हैं इसका सर्वाधिक बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ न्यूनतम और राज्य में देश में प्रथम स्थान पर है। और उसके बाद न्यूनतम झालावाड़ में। और नाचना जैसलमेर का ऊँट भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। फिर ये बीकानेरी, ये जो है बीकानेर, नागौर, जोधपुर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ भार वहन अधिक क्षमता इसमें होती है। फिर है जैसलमेरी, इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर का दक्षिणी भाग और ये ऊँट सवारी एवं दौड़ हेतु प्रसिद्ध है। और अन्य नस्लें सिंधी, अलवरी व कच्छी। भेड़ें, प्रमुख नस्लें सर्वाधिक बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, न्यूनतम धौलपुर में। देश में राज्य का दूसरा स्थान है। फिर है मालपुरी, ये जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, बूंदी, भीलवाड़ा। फिर है ऊन मोटी गलीचे के लिए उपयुक्त है ये। फिर है चोखला, ये झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू व जयपुर जिला, इसे भारत की मोरनी भी कहा जाता है। फिर है सोनाड़ी, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा व भीलवाड़ा, ये उपनाम इसका चनोथर, बहुत ही मोटी ऊन प्राप्त करता है। फिर है नाली, गंगानगर, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू, ऊन मध्यम श्रेणी की व मोटी व सफ़ेद होती है। फिर है पुग्गल, यह बीकानेर का पश्चिमी भाग, जैसलमेर व नागौर और मध्यम व मोटी किस्म की अधिक ऊन होती है इसमें। फिर है मगरा, ये बीकानेर, जैसलमेर व सीमावर्ती नागौर जिला और इसका मध्यम व मोटी किस्म की ऊन होती है। फिर है मारवाड़ी, इसलिए जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, पाली, सिरोही और इसमें मध्यम श्रेणी की ऊन होती है। और फिर है जैसलमेरी, इसमें जैसलमेर, जोधपुर व बाड़मेर का पश्चिमी भाग, इसमें फाइन व मध्य श्रेणी की ऊन होती हैं। और फिर है आपके खेरी, ये भेड़ें जो होती हैं जोधपुर, पाली एवं नागौर में और इनकी ऊन गलीचे के लिए भी उपयुक्त है। फिर भेड़ें हैं जो विदेशी नस्लें की, इसमें रूसी मोरनी, टोंक, जयपुर, सीकर, ये अच्छी किस्म की ऊन है। दूसरा डोरसेट, ये टोंक में अच्छी किस्म की ऊन है। और रेम्बुले, ये टोंक में अच्छी किस्म की ऊन है। और फिर कोरीडेल, ये चित्तौड़गढ़ अच्छी किस्म की ऊन है। फिर आते हैं बकरियां, नस्लें इसकी सर्वाधिक बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, न्यूनतम जोधपुर में, धौलपुर में। और इसका राजस्थान का देश में पश्चिम बंगाल के बाद में दूसरा स्थान। और नागौर जिले के वरुण गांव की बकरियां प्रसिद्ध एवं गरीब की गाय हैं। फिर है मारवाड़ी व लोही, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थली क्षेत्र और ये मांस के लिए प्रसिद्ध है। फिर है बारबरी, ये अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, करौली व सवाई माधोपुर, धौलपुर, ये दूध के लिए प्रसिद्ध है और बकरियां हैं ये। और फिर है चौथा सिरोही, ये सिरोही, जालोर, उदयपुर व अजमेर, ये मांस के लिए उपयुक्त हैं। और पांचवा सिखावटी, ये सीकर व झुंझुनू में बिना सींग वाली व अच्छा दूध देने वाली नस्ल है। फिर है छठा पर्वतसरी, ये पर्वतसर, नागौर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, टोंक, ये अच्छा दूध देने वाली नस्ल है। और सातवां जमुनापारी, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और ये मांस एवं अधिक दुग्ध उत्पादन हेतु भी प्रसिद्ध हैं। फिर है अश्व, मुख्य नस्लें सर्वाधिक पहले तो बाड़मेर व जालोर में, राज्य का देश में सातवां स्थान है। फिर न्यूनतम बांसवाड़ा और बीकानेर में है। फिर है मालानी, ये बाड़मेर जिले का सिवाड़ा व गुड़ा मालानी क्षेत्र है और ये घुड़दौड़ के लिए देश की उच्चतम नस्लों के लिए में एक है। फिर है मारवाड़ी, ये मुख्यतः मारवाड़ क्षेत्र में है। फिर है काठियावाड़ी, गुजरात से लगे हुए राज्य के क्षेत्र में घुड़सवारी के लिए सबसे अच्छी नस्ल है। फिर है गधे व खच्चर, ये सर्वाधिक पहले तो बाड़मेर, दूसरा बीकानेर और तीसरा न्यूनतम दौसा में। और है सुअर, सर्वाधिक पहले तो जयपुर, दूसरा भरतपुर और तीसरा न्यूनतम है बांसवाड़ा। फिर है कुक्कुट, ये सर्वाधिक एक तो अजमेर और दूसरा उदयपुर। उन्नत नस्ल की सर्वाधिक मुर्गियां अजमेर जिले में और न्यूनतम धौलपुर व बाड़मेर में तथा देशी नस्ल की बांसवाड़ा व जिले में हैं। और है प्रथम नस्ल असील वर्षा व टैनी, विदेशी नस्ल है सफ़ेद लेग हॉर्न। उसके बाद है
प्रमुख नस्ल में इसके बाद आता है पशु रोग व पशु टीके। इसमें विषाणु वीरस जनित रोग, इसमें रोग का नाम प्रभावित मुख्य पशु हैं रिएंडरपेस्ट पशु माता सभी पशु, और फिर है मारबीली वायरस के कारण भी, और फिर है खुरपक्का मुंहपक्का FMD, ये मुख्यतः गाय और बैल हैं। सीप पॉक्स, ये भैंस बकरी भेड़ आदि, और ब्लू टंग, ये भेड़ है। गोट पॉक्स बकरी, स्वाइन फीवर सुअर, कैनाइन डिस्टेम्पर स्वान, पार्वो स्वान, रेबीज स्वान, गल घोटू सभी पशु। प्रोटोजोआ जनित रोग में इसमें रोग का नाम है और प्रभावित मुख्य पशु हैं सर्रा, ये तीव्रसा मुख्यतः ऊँटों में। फिर है फैसियोलियोसिस, ये सभी पशु हैं। फिर है बेबीसियोसिस, ये है गाय भैंस। फिर है थिलेरियसिस, ये है गाय भैंस। फिर है एनाप्लाज्मा जियोमिसिस, ये है गाय भैंस। और फिर है फाइलेरियसिस, ये है गाय भैंस। फिर है आपके जीवाणु जनित रोग में रोग का नाम और प्रभावित मुख्य पशु हैं लंगड़ा बुखार, ये सभी पशु में। जो प्लीहा ज्वर, ये भी सभी पशु में। क्षय सभी पशु में। टिटनेस सभी पशु। जॉन्स रोग सभी पशु। फड़किया एंट्रोट्रॉक्सेसीमिया भेड़। ग्लेड सर्स आशु में, और थनेला सभी दुधारू पशु में। पशु टीके, पशु की रोगों के रक्षा के लिए भी टीकों का प्रयोग किया जाता है और निम्नलिखित सारणी में पशुओं के लिए प्रयुक्त टीके दर्शाए गए हैं। इसमें टीका और रोग और समय। RP टिश्यू माता 3 साल में एक बार। पॉलीवैक्सीन खुरपक्का मुंहपक्का प्रतिवर्ष। एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन गिल्टी रोग प्रतिवर्ष। HS ऑयल गल घोटू प्रतिवर्ष। एंडज्यूवेंट वैक्सीन और BCG के वैक्सीन तपेदिक 3 वर्ष में एक बार। अब आता है इसमें मुर्गी पालन। मुर्गियों के पालन का व्यवसाय मुर्गी पालन या फिर कुक्कुट पालन कहलाता है, और मुर्गी पालन व्यवसाय बहुत ही कम लागत में पशु शुरू किया जा सकता है, और मुर्गियों में अंडे चूजे व मांस प्राप्त होता है। मुर्गी पालन अन्य पशुपालन से भी सरल भी है। 2012 की गणना के अनुसार भारत में 729.21 मिलियन मुर्गियों व और प्रतिवर्ष 73.89 बिलियन अंडा उत्पादन 2013 और 14 के आधार पर विश्व के 3 शीर्ष अंडा उत्पादक देशों में शामिल है। भारत में दुनिया की कुल जो है मुर्गियों का लगभग 3% है। मुर्गी पालन क्षेत्र लगभग 30 लाख लोगों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराते हैं, और अतिरिक्त बहुत से भूमिहीन तथा सीमांत किसानों के लिए भी सहयोगी आमदनी पैदा करने के साथ साथ ग्रामीण गरीबों को पोषण तथा सुरक्षा प्रदान करने का भी एक शक्तिशाली साधन है। अंडे व कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी मुर्गी पालन किया जाता है। मुर्गी के मांस का सफ़ेद मांस भी कहते हैं, इसलिए कुक्कुट पालन में उन्नत मुर्गी की नस्लें विकसित की जाती हैं। अंडों के लिए अंडे देने वाली लेयर मुर्गी पालन किया जाता है, तथा मांस के लिए भी बॉयलर मुर्गियों को पाला जाता है। फिर मुर्गी पालन के उत्पाद प्राणी प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। इसके अलावा भी इनसे हमारे शरीर में वसा, विटामिन एवं खनिज पदार्थों की भी पूर्ति होती है। मुर्गी पालन से पक्षियों की बीट भी प्राप्त होती है। इसका उपयोग कृषि एवं बागवानी में खाद के रूप में भी किया जाता है। फिर मुर्गी पालन के लिए एक उत्तम नस्लें। भारत में मुर्गी पालन के लिए 2 प्रकार की नस्लों का उपयोग किया जाता है। पहले तो देसी नस्लें, दूसरा विदेशी नस्लें। देसी नस्ल के रूप में भी लाल जंगली मुर्गी प्रमुख हैं, और इसके अलावा भी असील, चटगांव, कड़कनाथ एवं घोसल भी देसी नस्लें हैं, और इन नस्लों का मुख्य रूप से मांस के लिए भी पालन किया जाता है। विदेशी नस्लों में प्रमुख रोड आइलैंड रेड, प्लाईमाउथ रॉक, ब्रह्मा, लेग हॉर्न, कार्निश आदि हैं, और देसी नस्लों की तुलना में विदेशी नस्लों को भी श्रेष्ठ माना जाता है, और क्योंकि इनके उनसे कम समय में अधिक उत्पाद अंडे एवं मांस प्राप्त होते हैं। और वाइट लेग हॉर्न नस्ल की मुर्गियां सबसे अधिक अंडे देने वाली नस्ल हैं, और प्रतिवर्ष एक मुर्गी लगभग 220 से 260 अंडे देती है। और इसी तरह से मांस के लिए भी कार्निश, न्यू हैम्पशायर एवं प्लाईमाउथ रॉक उत्तम नस्लें होती हैं। इनके नर का वजन 4.5 किलोग्राम एवं मादा का 3.5 किलोग्राम होता है, और इस नस्ल के अंडों उत्पादन में कम समय लगता है। वर्तमान समय में मुर्गी पालन हेतु भी संकर नस्लों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, और इसका कारण यह है कि संकर नस्लें रोग रोधी, जल्दी वृद्धि करने वाली हैं, और अधिक उत्पाद अर्थात अधिक अंडे एवं मांस देने वाली होती हैं। संकरण कार्य में देसी मुर्गियों के साथ में विदेशी मुर्गियों का क्रॉस भी ब्रीडिंग करवाई जाती है। फिर मुर्गी की उन्नत नस्ल में निम्न गुणों होने आवश्यक है। पहले तो चूजों की संख्या व गुणवत्ता अधिक हो। फिर गर्मी
अनुकूल क्षमता, उच्च तापमान को सहने की क्षमता हो, देखभाल में कम खर्च की आवश्यकता हो, अंडे देने वाली तथा ऐसी क्षमता होना जो कि कृषि के उत्पादों से प्राप्त सस्ते रेशेदार आहार का उपयोग कर सके और नई किस्में विकसित करने के लिए भी एसेल देसी तथा लॉगहार्न विदेशी नस्लों का संकरण भी कराया जाता है। और इसमें टॉपिक है आगे चूजों को पालना। मुर्गी के छोटे छोटे बच्चों को चूजे कहते हैं और चूजे दो प्रकार के पैदा किए जाते हैं। एक तो पहला प्राकृतिक, दूसरा बनावटी। प्राकृतिक तरीके से मुर्गा प्राकृतिक ढंग से भी अपने चूजों को पालती है और मुर्गी के अंडों से भी चूजे तैयार करने की एक अलग ही विधि है। और मुर्गी के 10-12 अंडों को कुड़क मुर्गी को जो अंडा देना कुछ समय के लिए बंद कर देती है और बैठने की जगह के नीचे रख देते हैं और मुर्गी इन अंडों को अपने पंख फैला करके ढक करके इन पर बैठती है और अंडों को मुर्गी के शरीर की गर्मी मिलती है और इससे अंडों में चूजे तैयार होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को अंडे सेना कहते हैं और करीब 20 दिनों तक अंडों को मुर्गी सहती है और तत्पश्चात ही अंडों से छोटे छोटे चूजे बाहर निकल आते हैं और चूजों पर ही जब मुर्गी बैठती है तो भी ये भी धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। इस प्रकार से मुर्गी, अंडे व चूजे दोनों का पालन भी पोषण करती है और मुर्गियों व चूजों को उनके शत्रुओं व हानिकारक मौसम में बचाने के लिए भी दड़बे बनाए जाते हैं और ये दड़बे बेलनाकार, संदूक नुमा व या फिर झोपड़ी नुमा आकृति के होते हैं और इन दड़बों में चूजे व मुर्गियां सुरक्षित रहती हैं और इन्हीं दड़बों में चूजों की खाने के लिए भी चुग्गा तैयार दिया जाता है। चूजे बड़े होते हैं और फिर कृत्रिम विधि। कृत्रिम पालन पोषण का मतलब चूजों को बिना मुर्गी की सहायता के लिए अंडों से चूजे तैयार करना एवं उनका पालन पोषण करना होता है और कृत्रिम पोषण के लिए भी पोषण गृह बनाए जाते हैं और पोषण गृहों का चूजों की संख्या के आधार पर भी छोटा, बड़ा या फिर सुरक्षित बनाना होता है। और आगे है मुर्गी पालन के लिए आवास। मुर्गी पालन को व्यावसायिक स्तर पर भी करने के लिए भी आरामदायक एवं सुरक्षित आवास की आवश्यकता होती है और मुर्गी घर को आबादी से दूर तथा खुले स्थान पर भी बनाया जाना चाहिए और यह स्थान ढलान वाला होना चाहिए जिससे कि मुर्गी घर के आसपास ही पानी जमा नहीं हो सके और हवा एवं धूप प्रवेश के लिए भी मुर्गी घर का दक्षिण अथवा मुर्गी भाग खुला रखा जाना चाहिए। मुर्गियों के रहने के लिए भी स्थान ऐसे होने चाहिए जहाँ की हवा का प्रवेश हो सके परंतु वर्षा, ठंडी एवं गर्म हवा के झोंकों से बचाव हो सके। एक मुर्गे या फिर मुर्गी के लिए भी कम से कम 1.25 वर्ग मीटर जगह दड़बे के अंदर मिलनी चाहिए और इसके साथ ही बाहर खुले बाड़े में 2.5 से 3.25 वर्ग मीटर जगह पेड़ पौधों की छाया के साथ में होना चाहिए आवश्यक है। और अन्य जानवरों से बचाव के लिए भी बाड़े के चारों ओर तार की जाली का घेरा भी रखा जाता है जो कि प्राय 1 से 1.5 मीटर तक ऊंचा होता है और दड़बा जो कि बंद करने के लिए भी दरवाजा और उसके नीचे तार की जाली लगाते हैं। कुछ आवास स्थान एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ले जाने जा सकते हैं और जिन्हें कि चल आवास भी कहते हैं। और फिर बाड़े का आकार, प्राय बाड़े की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर रखी जाती है और यह 25 मूर्तियों के घूमने फिरने और उसके दड़बे के लिए भी पर्याप्त होती है। और यह मुर्गी खाना ईंट, लकड़ी या फिर धातु का भी बनाया जा सकता है और बहुत ही ठंडी जगहों के लिए भी ईंट का मुर्गी खाना ही ठीक होता है और जहाँ की मौसम खराब रहता है और पानी खूब बरसता है और वहाँ पर धातु के हवादार मुर्गी खाने बनाते हैं। मुर्गी घर निर्माण के लिए भी पिंजरा प्रणाली अथवा डीप लीटर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है और कम संख्या में मुर्गी पालन के लिए भी पिंजरा प्रणाली एवं व्यावसायिक स्तर पर भी पालन के लिए भी डीप लीटर प्रणाली भी उपयुक्त रहती है। मुर्गी घर में दाना देने और पानी रखने और हरा चारा पात्र, अंडे, संग्रह और बक्से आदि उचित स्थान पर भी रखे जाते हैं। मुर्गियों को ग्रिड भी प्राप्त हो सके इसके लिए भी व्यवस्था की जाती है। मुर्गी घर की सफाई व देखभाल, मुर्गी घर हमेशा साफ सुथरा रखा जाना चाहिए और इसके पात्रों में दाना, पानी एवं अन्य आवश्यक सामग्री पहल करनी चाहिए और सभी बर्तनों की नियमित सफाई भी की जानी चाहिए और फर्श एवं बिछावन को प्रति सप्ताह उलटते रहना चाहिए। 2-3 माह बाद ही बिछावन में चूने का छिड़काव भी कर देना चाहिए और जहाँ की बीट गिरने का पटरा रखते हैं उसकी सफाई सप्ताह में 2 बार या फिर हर दूसरे रोज ही की जाती है। मुर्गियों का भोजन है। मुर्गियों के लिए भोजन चयन करते समय उनको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और जल आदि की मात्रा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। मुर्गियों के लिए भोजन मुख्यतः पीली मक्का, जौ, मूंगफली की खल, गेहूं का चापड़ और चावल की कुंदा, ज्वार, सीरा और मछली का चूरा और संगमरमर के कंकड़ और खनिज, लवण आदि निश्चित मात्रा में दिए जाने चाहिए। और मुर्गियों के भोजन में रिबोमिक्स भी मिलाते हैं और भोजन के देने का समय भी निश्चित रखा जाना चाहिए। प्रातःकाल भोजन में दाने का आधा भाग देना चाहिए और 11-12 बजे हरी घास, सब्जियों के टुकड़े देते हैं और दाने का शेष आधा भाग 3 या 4 बजे दिया जाना चाहिए। मुर्गियों के मुख्य 2 रोग हैं।
रानीखेत, न्यू कैसल डिजीज तथा खूनी दस्त और काक्सी काकसिडिसोसिस मुर्गियों में होने वाले मुख्य रोग हैं। और रानीखेत बीमारी होने पर भी F1 RDD टीका लगाया जाता है, और खूनी दस्त होने पर भी वाई फुरान गोली दे दी जाती है। और फिर मधुमक्खी पालन है अब। मधु हो या फिर शहद का सर्वत्र उपयोग होता है, और अतः इसके लिए मधुमक्खी पालन का भी उद्गम एक कृषि उद्योग बन गया है। और चूंकि मधुमक्खी पालन में पूंजी निवेश कम होता है, और इसलिए भी किसान इसे धनोपार्जन का अतिरिक्त साधन मानते हैं। और शहद के अतिरिक्त मधुमक्खी के छत्ते मोम के बहुत ही अच्छे स्रोत होते हैं। मधु की कीमत अथवा गुणवत्ता मधुमक्खी की चारा गहा अर्थात उनको मधु एकत्रित करने के लिए भी उपलब्ध फूलों पर निर्भर करती है। और मधुमक्खियां फूलों में मकरंद तथा पराग एकत्रित करती हैं, और चारागाह की पर्याप्त उपलब्धता से अतिरिक्त फूलों की किस्में मधु के स्वाद को निर्धारित करती हैं। भारत में मधुमक्खी पालन मुख्य रूप से उत्तराखंड, शिमला आदि स्थानों पर भी किया जाता है। राजस्थान में भरतपुर, अलवर आदि जिलों में यह कार्य होता है। मधुमक्खियों के एक समूह छत्ते में रानी, राजा, श्रमिक एवं सैनिक निवास भी करते हैं। रानी एवं राजा मात्र प्रजनन का ही कार्य करते हैं, और सैनिक सुरक्षा का तथा मक्खी छत्ते व शहद का निर्माण करते हैं। और मधुमक्खियों के श्रमिक शहद की महत्वपूर्ण सदस्य ही महत्वपूर्ण होते हैं, और ये पुष्प से मकरंद चूसती हैं, और इससे उनके अन्नपुट में लार से मिलकर के रासायनिक रूप से भी कुछ परिवर्तन फलस्वरूप शहद बनता है। और ये मक्खियाँ छत्ते पर आकर के इसे पुनः मुंह से निकालती हैं एक एवं छत्ते के कोष्ठों में जमा करती हैं। मक्खियों के उदर भाग में जो है मोम स्राव और ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, और जो कि मोम का स्राव करती हैं, और इसका उपयोग भी उनके द्वारा छत्ता बनाने के लिए किया जाता है। मधुमक्खी पालन में भारतीय एवं विदेशी दोनों ही किस्मों की मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। मधुमक्खियों की प्रमुख जातियां एपिस मेलिफेरा और एपिस डोरसेटा, एपिस फ्लोरी और एवं एपिस इंडिका है, जिसमें कि ऐसे एपिस मेलिफेरा जाति यूरोपियन है। फिर एपिस डोर सेटा, एपिस इंडिका एवं एपिस फ्लोरी को निम्न श्रेणी के मधुमक्खियों में माना जाता है। और क्योंकि इनका भी छत्ता छोटा होता है तथा छत्ते में मधुमक्खियों की संख्या कम होती है, और इसके कारण भी इनके छत्ते से शहद की कम मात्रा प्राप्त होती है। और एपिस मेलिफेरा पालन की भी दृष्टि से उत्तम है, और क्योंकि इनका छत्ता बड़ा होता है और तथा छत्ते की मक्खियों की संख्या बहुत ही अधिक होती है। मधुमक्खियों के कृत्रिम पालन के लिए भी कृत्रिम छत्ते को भी आवश्यकता होती है, और कृत्रिम छत्ते में बड़े अंड कक्ष एवं मोम की परत वाली धातु अथवा प्लास्टिक की प्लेटें होती हैं, और ये प्लेटें छत्ते के विनिर्माण हेतु आधार पर भी कार्य करती हैं। मधुमक्खियों की इन कृत्रिम छत्ते की और छत्ता बनाने के लिए भी आकर्षित किया जाता है। इन छत्तों को ऐसे स्थान पर रखा जाता है जिनके आसपास ही उद्यान एवं फूलों वाले पौधे हों, और इन कार्य हेतु भी फसलों में पुष्प खिलने का समय उपयुक्त होता है। छत्ते को ऊंचे स्टैंड अथवा पेड़ की शाखा से भी लटकाया जा सकता है, और श्रमिक मक्खियां इन मोम युक्त प्लेटों पर भी अपने द्वारा श्रान्वित मोम के कोष्ठकों का निर्माण भी कर उनमें शहद जमा करने का भी कार्य करती हैं। और शहद जमा होने पर भी इन कोष्ठों में जमा शहद प्राप्त करने के लिए भी छत्ते से इन प्लेटों को निकाल दिया जाता है, तथा इन प्लेटों पर भी जमा अतिरिक्त मोम भी पृथक कर लिया जाता है। मधुमक्खियों में से शहद एवं मोम दोनों ही प्राप्त होता है। शहद आरोग्य की दृष्टि से अच्छा माना जाता है, और इनका उपयोग भी औषध निर्माण में भी किया जाता है। और मोम को मधुमेह मोम कहते हैं, और इसका उपयोग भी मूर्तिकला, क्रीम, बूट पॉलिश, प्रसाधन सामग्री एवं औषध निर्माण में किया जाता है। अतः आजकल मधुमक्खी पालन के कार्य को एक उद्योग के रूप में अपनाया जाता है, और मधुमक्खी पालन को खादी ग्राम उद्योग द्वारा भी प्रोत्साहित किया जाता है। अभी मछली पालन। हमारे भोजन में मछली प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। मछली पालन एक जलीय खेती है, और इसमें मछली के अतिरिक्त अन्य जलीय जीवों का भी पालन किया जाता है। जलीय जीव पोषण की दृष्टि से भी उत्तम होते हैं, और क्योंकि इनमें प्रोटीन युक्त लाभकारी भोजन भी प्राप्त होता है। मछली प्राप्त करने की दो विधियां हैं। पहला तो प्राकृतिक स्रोतों से मछली प्राप्त करना, और जिसे कि मछली पकड़ना कहते हैं, और दूसरा मछली पालन या फिर मछली संवर्धन। मछलियों के जल स्रोत समुद्री जल तथा ताज़ा जल अलवणीय जल में अलवणीय जल की नदियों तथा तालाबों में होता है, और इसलिए भी मछली पकड़ना तथा मछली संवर्धन समुद्र तथा ताजे जल के पारिस्थितिक तंत्रों में किया जा सकता है। मछलियों की वृद्धि एवं उत्पादन खारे जल की तुलना में मीठे जल में अधिक ही होता है। समुद्री मात्स्यिकी। भारत का समुद्री जल संसाधन क्षेत्र 7500 किलोमीटर समुद्री तट तथा इसके अतिरिक्त समुद्र की गहराई तक है, और सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मछलियाँ पॉम्फ्रेट, मैकरसल और टूना, सारडाइन तथा बॉम्बे डक हैं। और समुद्री मछली पकड़ने के लिए भी विभिन्न प्रकार के जालों का उपयोग मछली पकड़ने वाली नावों से किया जाता है। कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का भी समुद्री जल में भी संवर्धन भी किया जाता है, और इसमें प्रमुख है पहले तो मूलेट, भेटकी तथा पर्ल स्पॉट पंख युक्त मछलियाँ, और कवचई मछलियाँ जैसे कि झींगा,
मत्सल तथा ऑयस्टर एवं साथ ही समुद्री खरपतवार ऑयस्टर का संवर्धन मोतियों को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडार कम होने की भी अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन के द्वारा हो सकती है। इस प्रणाली को समुद्री संवर्धन मैरीन कल्चर कहते हैं। अंतः स्थल ये मस्तकी ताज़ा जल के स्रोत नाले तालाब पोखर तथा नदियाँ हैं और खारे जल के संसाधन जहाँ की समुद्री जल तथा ताज़ा जल मिश्रित होते हैं, जैसे कि नदी मुख और एक्सचुरी तथा लेगून की महत्वपूर्ण मत्स्य भंडार क्षेत्र हैं। और जब मछलियों का संग्रहण अंत स्थलीय वाले स्रोतों पर भी किया जाता है तो उत्पादन अधिक नहीं होता। इन स्रोतों से अधिकांश मछलियाँ उत्पादन जल संवर्धन द्वारा ही होता है। मछली संवर्धन कभी कभी तो धान की फसल के साथ ही भी किया जाता है और अधिक मछली संवर्धन मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र से भी किया जा सकता है और इस प्रक्रिया में देसी तथा आयातित प्रकार की मछलियों का भी प्रयोग किया जाता है। ऐसे तंत्र में एक ही तालाब में 5 से अथवा 6 मछलियों की स्पीशीज का प्रयोग किया जाता है और जिनमें की ऐसी मछलियों को चुना गया है जिसमें कि आहार के लिए भी प्रतिस्पर्धा न हो और अथवा उसके आहार भिन्न भिन्न हो। इसके परिणाम स्वरूप तालाब के प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का प्रयोग हो जाता है। जैसे कि कटला मछली जल की सतह के अपना भोजन लेती है और रोहू मछली तालाब के मध्य में क्षेत्र से अपना भोजन लेती है और मुगल तथा कॉमन कार्प तालाब की तली में भी भोजन लेती है और ग्रास कार्प खर पतवार खाती है। और इस प्रकार से सभी मछलियां साथ साथ रहते हुए भी बिना स्पर्धा के अपना अपना आहार लेती हैं और इससे तालाब से मछली के उत्पादन में वृद्धि होती है। मछली पालन के लिए भी किस्में हैं। स्वच्छ जल मीठे जल में मछली पालन के लिए भी मछलियों की विशिष्ट जातियों का भी चुनाव किया जाता है और इसमें प्रमुख रूप से भी कतला रोहू लेबिया मृगल आदि देसी मछलियां प्रमुख हैं और इसके अलावा भी विदेशी मछलियों में जैसे कि सिल्वर कार्प कॉमन कार्प ग्रास कार्प को भी सम्मिलित किया जाता है। मछलियों की भोजन सामग्री है। जलाशय में मछलियों को दो प्रकार से भोजन की आवश्यकता होती है, एक तो प्राकृतिक भोजन से, दूसरा कृत्रिम भोजन से। प्राकृतिक भोजन सूक्ष्म पादप एवं सूक्ष्म जंतु होते हैं और इसका उत्पादन नियमित होता है और इसके लिए भी कृत्रिम खाद एवं उर्वरक का उपयोग किया जाता है और इसके लिए भी जैविक खाद एवं मुर्गियों की बीट डाली जाती है और जल की अम्लीयता को कम करने के इसमें चूने की अल्प मात्रा भी मिलाई जाती है और चूने की अल्प मात्रा भी मिलाई जाती है और प्राकृतिक भोजन के साथ साथ ही मछलियों की उपयुक्त एवं तीव्र वृद्धि के लिए भी कृत्रिम भोजन का अपना ही महत्व है। इसमें चावल की भूसी, अनाज के टुकड़े, गेहूं का चापड़, सोयाबीन, अमीर को बादाम की खली आदि भी प्रमुख हैं। और फिर जीरे का संचय, छोटी मछलियों को जीरा कहते हैं और जीरे की लंबाई 1 से 1.5 इंच तक होती है और तालाबों में जीरे की निश्चित मात्रा की भी डाली जानी चाहिए। तालाब में डालने से पूर्व इन्हें कुछ समय के लिए भी 3% नमक अथवा पोटेशियम परमिनेट में घोल में रखा जाना चाहिए जिससे कि परजीवी मुक्त हो सके। जीरा 3-4 माह बाद अंगुली काएँ बन जाती हैं और इनकी लंबाई 3 से 4 इंच होती है और यही अवस्था 6 से 12 माह में वृद्धि कर वयस्क मछली में बदल जाती है। फिर मछली पालन के लिए सावधानियां। मत्स्य पालन को मछली पालन करते समय निम्नलिखित सावधानियां भी रखनी चाहिए। पहले तो जीरे का संचयन जलाशय में प्रातःकाल से ही करना चाहिए और तालाब की सफाई नियमित करनी चाहिए और इनमें से अनुपयोगी एवं हानि पहुंचाने वाली वनस्पतियां समय समय पर भी निकाल कर पृथक कर देनी चाहिए और निश्चित अंतराल में परिवर्तित होने वाली मछलियाँ की जांच करनी चाहिए और जैसे कि उनमें होने वाली बीमारियों का भी पता चल सके तथा उनका नियमित उपचार भी करना चाहिए और रोगी मछली को बाहर निकाल करके नष्ट कर देना चाहिए और बादल होने पर एवं बिजली चमकते समय मछली की निष्कासी नहीं करनी चाहिए और मछलियों को दिया जाने वाला आहार उनके लिए भी रुचिकर व पौष्टिक होना चाहिए। फिर है अब सब्जी वाला। हमारे खाने में सब्जियों का महत्वपूर्ण स्थान है और सब्जियों से हमारे शरीर को भी पर्याप्त मात्रा में विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट व खनिज पदार्थ उपलब्ध हो जाते हैं। हम तक सब्जियां पहुंचाने का कार्य भी करने वाला व्यक्ति को सब्जी वाला कहते हैं। खेत के में सब्जी मंडी में बिकने वाली आती हैं और वहां से शहर कस्बे में अलग अलग स्थानों पर सब्जी बेचने वाला सब्जियां खरीदते हैं और ये सब्जी बेचने वाले एक स्थान पर बैठकर ही सब्जी बेचते हैं। तो कुछ ठेले पर लेकर के गली गली घूम करके आवाज़ लगाते हुए हमारे घर तक सब्जी बेचते हैं और कुछ लोग तो अपने खेतों में सब्जी उगा करके स्वयं ही सीधे उपभोक्ताओं को सब्जी बेचते हैं और ये अधिकांश से माली उपजाति के होते हैं और इनकी महिलाएं जो है मालिन मुख्यतः सब्जी बेचने का कार्य करती हैं और गांव में तो सब्जी बेचने का कार्य भी मुख्यतः इन्हीं के हाथों से होता
में होता है और ये लोग भी सुबह जल्दी उठ कर के खेत पर भी जाते हैं और एवं उस दिन पकी हुई सब्जियां तोड़ कर के बाजार में ला कर के बेचते हैं और ये कार्य बहुत ही श्रम साध्य है और ये लोग रोजाना हमें ताज़ा सब्जियां ला करके उपलब्ध कराते हैं और शहरों एवं बड़े कस्बों में सब्जी बेचने का कार्य भी कई अन्य लोगों भी करते हैं और आजकल तो हर मौसम में हर तरह की सब्जियां मिल जाती हैं और सब्जी के थोक व्यापारी इन्हें कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित करके बाद में धीरे धीरे से बाजार में बेचते रहते हैं और जो सब्जियां स्थानीय स्तर पर नहीं उगाई जाती हैं वे ही यातायात के साधनों के विकास के फलस्वरूप आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। सब्जी वाला हमें सभी प्रकार की सब्जियां पर घर बैठे ही उपलब्ध करवा देते हैं। इस प्रकार के प्रश्न है कपड़ों को पहनने योग्य वस्त्रों में परिवर्तित करने की कला क्रिया क्या कहलाती है? उत्तर है इसका सिलाई कला। और नेक्स्ट है कपड़ों का नाप लेने के प्रयुक्त किया जाता है। उत्तर है इंच टेप। नेक्स्ट है दो वस्त्रों को जोड़ने के लिए टांके का प्रयोग किया जाता है। उत्तर है कच्चा टांका। नेक्स्ट है दर्जी द्वारा कपड़ों की कटाई करने हेतु नाप कर चिन्ह लगाने हेतु प्रयुक्त घड़िया मिट्टी का बना उपकरण है। उत्तर है इसका ट्रेलर चौक। और नेक्स्ट है प्रश्न कि अंगुस्ताने का आकार होता है। उत्तर है इसका टोपी नुमा। नेक्स्ट है फल फूल सब्जियां एवं औषधीय पादपों की कृषि का कार्य क्या कहलाता है? उत्तर है इसका बागवानी। नेक्स्ट है बागवानी कार्य में पौधे के रोपण से पूर्व सर्वप्रथम किया जाने वाला कार्य है। उत्तर है इसका मिट्टी तैयार करना। नेक्स्ट है बीज बोने या फिर पौधा लगाने के 15-20 दिन बाद ही खुरपी की सहायता से पौधे के आसपास की मिट्टी की थोड़ी थोड़ी खुदाई करना एवं आवश्यक उग आई खरपतवार को भी हटाने की क्रिया कहलाती है। उत्तर है इसका निराई गुड़ाई। नेक्स्ट है बागवानी कार्य में गड्ढों में क्यारियों की गहराई रखनी चाहिए। उत्तर है इसका 1.5 फुट। और नेक्स्ट है बागवानी में काम आने वाले उपकरण हैं। उत्तर है इसका उपयोग सभी हैं। कुदाली है, गेती है, फावड़ा, खुरपी, खुरपा, गार्डन फॉर्क, डैड फॉर्क और खोड़ी। जैसे वाटिका निर्माण में सबसे पहले भूमि पर चूने से किया जाता है। उत्तर है इसका रेखांकन। नेक्स्ट प्रश्न एक स्थान पर एक ही प्रकार से बड़ी मात्रा में उगाए जाने गए पौधों को क्या कहते हैं? उत्तर है इसका फसल। नेक्स्ट फसल उगाने से पहले भी प्रथम चरण होता है। उत्तर है इसका मिट्टी की जुताई करना। और नेक्स्ट प्रश्न मिट्टी में खरीफ की फसल कौन सी है? उत्तर है उपरोक्त सभी हैं, ज्वार, बाजरा, धान, तिल, मक्का और मोठ। और नेक्स्ट मटर की कौन सी फसल है? उत्तर है इसका अंदर रवि। नेक्स्ट है उर्वरक खाद से किस प्रकार की भिन्न होता है? उत्तर इसका उपरोक्त सभी है। एक तो उर्वरक एक कार्बनिक लवण है, दूसरा उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं और तीसरा उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। और नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्ट है। उत्तर इसका केंचुए द्वारा तैयार खाद। नेक्स्ट केंचुए द्वारा खाद तैयार करना कहलाता है। उत्तर है वर्मी कल्चर। नेक्स्ट एक फसल के बाद में खेत में दूसरी किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाना कहलाता है। उत्तर इसका फसल चक्रण। नेक्स्ट फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। उत्तर है इसका राइजोबियम बैक्टीरिया। नेक्स्ट दराती उपकरण किस काम आता है? उत्तर है इसका फसल कटाई में। नेक्स्ट है साइलो। उत्तर है इसका फसल भंडारण हेतु बड़े भंडार गृह है। जैसे दानों को भूसी से अलग करना क्या कहलाता है? उत्तर है इसका थ्रेसिंग या ग्याही। ऐसे नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। उत्तर है इसका यूरिया। ऐसे कीटनाशी रसायन है। उत्तर है इसका मेलाथियोन। और नेक्स्ट है प्रश्न कि विश्व में सर्वाधिक पशुधन किस देश में है? उत्तर है इसका भारत में। ऐसे 2012 की पशुगणना के अनुसार भारत में पशुधन था। उत्तर है इसका 72.92 करोड़। ऐसे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा भी कृषकों एवं महीनों के जीवन मापन का अन्य प्रमुख आधार क्या है? उत्तर है इसका पशुपालन। नेक्स्ट देश का सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में है? उत्तर इसका उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध है। उत्तर इसका दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट पशुपालन का उद्देश्य है। उत्तर इसका उक्त सभी है। एक तो पशु उत्पाद प्राप्त करना, दूसरा आय का अतिरिक्त स्रोत विकसित करना और तीसरा कृषि कार्य हेतु पशु उपलब्ध कराना। नेक्स्ट पशुओं के लिए आवास होना चाहिए। उत्तर इसका उक्त सभी गुणों से युक्त। एक तो छतदार एवं रोशनदान युक्त, दूसरा ढलुआ एवं कंक्रीट युक्त और तीसरा अपेक्षाकृत ऊंचा तथा हवादार एवं रोशनी युक्त। नेक्स्ट पशुओं में होने वाला मुंह पका और खुरपका रोग किसका कारण होता है? उत्तर है इसका वायरस के। नेक्स्ट है ब्लू टंग रोग। ब्लू टंग रोग मुख्यतः किस पशु में होता है? उत्तर है इसका भेड़ के। नेक्स्ट राजस्थान में वन 2012 की पशु गणना के अनुसार कुल पशु थे। उत्तर है इसका 5.77 करोड़। नेक्स्ट राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला पशु है। उत्तर है इसका बकरी। नेक्स्ट देश में ऊँट सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर है इसका
राजस्थान में जैसे राज्य में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला है, उत्तर है इसका बाड़मेर। जैसे राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गियां हैं, उत्तर है इसका अजमेर में। जैसे मुर्गी पालन हेतु मुर्गी की उत्तम देसी नस्लें हैं, उत्तर है उक्त सभी हैं लाल जंगली मुर्गा, असील और कड़कनाथ। जैसे मुर्गियों की संकर नस्ल तैयार की जाती है, उत्तर है इसका उत्तम देसी नस्ल का उत्तम विदेशी नस्ल के संकरण करा करके। जैसे मुर्गी की सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल है, उत्तर है इसका व्हाइट लॉग हार्न। जैसे मुर्गी घर का निर्माण किया जाता है, उत्तर है इसका उक्त एक और दो दोनों में, पिंजरा प्रणाली में और डिपिलीटर प्रणाली से। जैसे मुर्गी धर घर होना चाहिए, उत्तर है इसका उक्त सभी गुणों से युक्त। एक तो आबादी से दूर खुले स्थान पर और ऊंचा ढलान वाला और हवा एवं धूप की पर्याप्त व्यवस्था वाला। नेक्स्ट है मधुमक्खियां पालने का कर्म कहलाता है, उत्तर है इसका एपीकल्चर। नशे मधुमक्खी के समाज में पाए जाने वाले वर्ग हैं, उत्तर है इसका उक्त सभी हैं राजा रानी सैनिक और श्रमिक। नशे मधुमक्खियों में शहद एवं छत्ते का निर्माण कार्य कौन करता है, उत्तर है इसका श्रमिक मधुमक्खियाँ। नेक्स्ट मोम के निर्माण हेतु मधुमक्खी के शरीर के किस भाग में मोम श्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, उत्तर है इसका उदर भाग में। और नेक्स्ट प्रश्न है मधुमक्खी पालन में प्रयुक्त मधुमक्खी की प्रमुख नस्लें जो हैं, उत्तर है उक्त सभी हैं। एक तो एपिस मेलिफेरा, एपिस डोरसेटा और एपिस इंडिका। ऐसे मधुमक्खी पालन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ किस्म है, उत्तर है इसका एपिस मेलिफेरा। नशे मधुमक्खियों से प्राप्त उत्पाद है, उत्तर एक और दो दोनों हैं। एक तो शहद है और दूसरा मोम, शहद और मोम। और नेक्स्ट प्रश्न खारे जल में मछली की वृद्धि एवं उत्पाद होता है, उत्तर है इसका कम। नशे मांस के लिए भी किस नस्ल की मुर्गियों का पालन किया जाता है, उत्तर है उपरोक्त सभी का, असील, कार्निश और ब्रह्मा का। जैसे सफ़ेद मांस किसके मांस को कहते हैं, उत्तर है इसका मुर्गी के मांस को। जैसे भैंस की उत्तम नस्ल कौन सी होती है, उत्तर है इसका मुर्रा। नेक्स्ट है एंथ्रेक्स वैक्सीन का उपयोग किस पशु रोग के उपचार में करते हैं, उत्तर है इसका गिल्टी रोग में। नेक्स्ट है एबरडीन गाय एवं ब्रह्मा बेल के क्रॉस से उत्पन्न नस्ल है, उत्तर है ब्रेगुस। नेक्स्ट राजस्थान के किस जिलों में वालरा कृषि की अधिकता है, उत्तर है इसका उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। नेक्स्ट राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले हैं, उत्तर है इसका जैसलमेर और बाड़मेर। नेक्स्ट है सेरीकल्चर का संबंध जिनमें से किससे है, उत्तर इसका रेशम कीट पालन से। और नेक्स्ट है जहरवाद या फिर लंगड़ी रोग किस से फैलता है, उत्तर है इसका क्लोरोस्ट्रीडियम सोवियाई जीवाणु से। नेक्स्ट है एंटी ब्लैक एग कार्टर टीका लगाया जाता है, उत्तर है इसका 6 माह से 3 साल की उम्र के पशुओं में। नेक्स्ट पाद स्थान किस रोग से कराया जाता है, उत्तर है इसका खुरपक्का मुंहपक्का रोग से। और नेक्स्ट प्रश्न है दूध दुहने की विधियां हैं, उत्तर है उपयुक्त सभी हैं, मशीन द्वारा, पूर्ण हस्त दोहन द्वारा और अंगूठा दबा करके दूध निकालना। नेक्स्ट है मुर्गियों के बाड़े के चारों और घेरा बनाने के लिए भी सबसे उपयुक्त जाली रहती है, उत्तर है इसका तार की। नेक्स्ट है दड़बे में एक मुर्गी के लिए कम से कम कितने वर्ग मीटर जगह चाहिए, उत्तर है 2.25 वर्ग मीटर। नेक्स्ट है मुर्गियों के लिए भी प्राय कितनी लंबाई चौड़ाई के बाड़े बनाने चाहिए, उत्तर है इसका 12x6 वर्ग मीटर। नेक्स्ट है मुर्गियों के F1 RDD टीका किस बीमारी में लगाया जाता है, उत्तर है इसका रानीखेत में। जैसे मुर्गियों में होने वाले रोग हैं, उत्तर है इसका उत्तर सभी हैं पुलोरम, मैरेक्स और रानीखेत। दैट्स ऑल। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक लघु एवं कुटीर उद्योग एवं राजस्थान के प्रमुख उद्योग। लघु एवं कुटीर उद्योगों का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है और ये जो है उद्योग बड़े ही उद्योगों की तुलना में न्यूनतम पूंजी व लागत पर भी अधिक ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में न केवल अहम भूमिका निभाते हैं बल्कि ग्रामीण एवं पिछड़े हुए क्षेत्र के औद्योगिकरण में भी सहायता करते हैं, जिससे कि क्षेत्रीय असंतुलन में कमी होती है और राष्ट्रीय आय व धन का भी समान वितरण सुनिश्चित होता है। लघु एवं कुटीर उद्योग सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के अनुरूपों का हैं और देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। गांधी जी के अनुसार ही भारत का मोक्ष जो है उसके कुटीर धंधों में निहित है। मोरारजी देसाई के अनुसार ही ऐसे उद्योगों में ग्रामीण लोगों को जो कि अधिकांश समय बेरोजगार रहते हैं पूर्ण अथवा अंशकालीन रोजगार प्राप्त होता है। लघु एवं कुटीर उद्योगों देश के बृहत्तर ग्रामीण क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्व निम्न तथ्यों में तथ्यों से समझा जा सकता है। पहले तो रोजगार में वृद्धि। लघु एवं कुटीर उद्योगों कम का श्रम प्रधान होते हैं और अतः इस उद्योगों द्वारा कम पूंजी के विनियोग से भी रोजगार में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है। जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुरूप भारत में एक कृषि
प्रधान देश है और यहाँ की लगभग 58.2% कार्यशील जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, और लेकिन कृषकों को वर्ष पर्यंत ही कार्य नहीं मिल पाता है। इस दृष्टि से कुटीर एवं लघु उद्योग अत्यंत उपयोगी है। कृषि व्यवसाय से संबद्ध व्यक्ति खाली समय में इस तरह के धंधों में अपने को लगा करके अपनी आय की वृद्धि कर सकते हैं। जैसे आय वितरण में समानता, कुटीर एवं लघु उद्योगों का स्वामित्व अधिक से अधिक लोगों के हाथों में होता है, और जिससे कि अधिक की शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होता है, और इसके अतिरिक्त इन उद्योगों में श्रमिकों का शोषण नहीं होता है, जिससे कि राष्ट्रीय आय का अधिक समय समान वितरण होता है। फिर है चौथा, उद्योगों के विकेंद्रीकरण में सहायता। अ, विशा विशाल स्तरीय उद्योगों केवल कुछ औद्योगिक पदों में भी स्थापित हो जा पाते हैं, और क्योंकि उनके लिए भी विशेष परिस्थितियों और सुविधाओं की आवश्यकता होती है। परंतु लघु एवं कुटीर उद्योगों को गाँवों में छोटे छोटे कस्बों में भी स्थापित किया जाता है। अतः कुटीर उद्योगों में देश में उद्योगों के विकेंद्रीकरण में भी सहायता प्राप्त होती है। और पांचवा है कृषि पर जनसंख्या के भार में कमी। भारत में कृषि पर जनसंख्या का भार भी निरंतर बढ़ता जा रहा है, और प्रति वर्ष लगभग 30 लाख व्यक्ति खेती पर आश्रित होने के लिए बढ़ जाते हैं, जिससे कि कृषि का उपविभाजन एवं अपखंडन होता है। और इस समस्या के समाधान की दृष्टि से लघु एवं कुटीर उद्योग अत्यंत उपयोगी है। छठा है परंपरागत एवं कलात्मक उद्योगों को संरक्षण। कुटीर एवं लघु उद्योग परंपरागत एवं कलात्मक वस्तुओं को भी संरक्षण प्रदान करते हैं। सातवां, कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता। कुटीर एवं लघु उद्योगों की स्थापना में कम पूंजी के साथ साथ कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी कम मात्रा में देकर के काम चलाया जा सकता है, और इस प्रकार से यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी सर्वोत्तम है। आठवां, शीघ्र उत्पादक उद्योग। यह उद्योग ऐसे हैं जिसकी की स्थापना के कुछ समय बाद ही उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, और इसीलिए भी उनको शीघ्र उत्पादक उद्योग कहते हैं। और वृहत उद्योगों की स्थापना एवं उनके द्वारा भी उत्पादन करने के समयों में वर्षों का अंतर होता है, लेकिन लघु एवं कुटीर उद्योगों में उत्पादन कुछ महीनों में और भी कहीं तो कुछ दिनों में प्रारंभ किया जा सकता है। नवा निर्यात में सहायक। पिछले कुछ वर्षों में भारत में कुटीर एवं लघु उद्योगों द्वारा भी निर्मित वस्तुओं का भी निर्यात बढ़ रहा है, और जो कि देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी सहायता दे रहा है। भारत में बहुत सी कलात्मक वस्तुएं जैसे कि हाथी दांत पर काम, चंदन की वस्तुएं, पत्थर की मूर्तियां, धातु की मूर्तियां आदि निर्यात की जा रही हैं। फिर है आयात पर कम निर्भरता। बड़े उद्योग स्थापित करने में भी कभी तकनीक के लिए भी तो कभी मशीनों के लिए तो कभी कच्चे माल के लिए विदेशों पर भी निर्भर रहना पड़ता है, और उनसे आयात करना भी पड़ता है। और कुटीर एवं लघु उद्योगों में भी ऐसी कोई भी बात नहीं है, और इन उद्योगों के लिए भी न तो मशीनें आयात करनी पड़ती हैं, और न ही तकनीक, और न ही कच्चा माल। इस प्रकार से इन उद्योगों में भी आयात पर निर्भरता कम रहती है। और नेक्स्ट है 11वां, औद्योगिक समस्याओं से मुक्ति। इसमें बड़े उद्योगों में बहुत सी औद्योगिक समस्याएं भी बनी रहती हैं, जो कि देश में अशांति के साथ साथ ही उत्पादन को कम करने में भी सहायक होती हैं। जैसे श्रमिकों की हड़तालें, मालिकों की तालाबंदी, श्रमिकों की छटनी, वेतन वृद्धि व बोनस की मांग और सेवा शर्तों में सुधार आदि। कुटीर एवं लघु उद्योगों में इस प्रकार की समस्याएं होती नहीं है, और यदि कहीं होती भी हैं तो उनको मिल बैठ करके सुलझा लिया जाता है। 12वां है बड़े उद्योगों के लिए भी सहायक या फिर पूरक। लघु एवं कुटीर उद्योग बड़े उद्योगों के लिए भी सहायक या फिर पूरक के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। कुटीर एवं लघु उद्योग द्वारा निर्मित माल को उपयोग बड़े उद्योग अपने माल के उत्पादन हेतु कर सकते हैं। 13वां, स्थानीय साधनों का उपयोग। लघु एवं कुटीर उद्योग स्थानीय साधनों का भी उपयोग करते हैं, और यदि वे लघु एवं कुटीर उद्योग न हो तो स्थानीय साधन बेकार हो जाएंगे। ये उद्योग ग्रामीण एवं छोटे व्यक्तियों को भी उद्यमी बनाने में सहायक होते हैं, और साथ ही यह उद्योग ग्रामीण बचतों को भी विनियोजित करने में भी सहायक होते हैं। इस तरह से लघु एवं कुटीर उद्योगों ने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के महत्व को इसी बात से समझा जा सकता है, और इन उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन में हिस्सा लगभग 45% तथा राष्ट्रीय निर्यात में योगदान 40% है, और ये देश के 800 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। सूल मऊ क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8% का योगदान देता है। लघु एवं कुटीर उद्योगों के महत्व के कारण उन्हें औद्योगिक नीतियों में भी प्रमुख स्थान दिया गया है, तथा 20 वस्तुओं का भी उत्पादन इनके लिए सुरक्षित रखा गया है, और इसके हितों को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी एक विशेष कानून बनाए जाने की व्यवस्था की गई है। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि लघु एवं कुटीर उद्योग बड़े पैमाने पर भी तत्कालीन रोजगार प्रदान करते हैं, और राष्ट्रीय आय में अपेक्षाकृत अधिक न्यायपूर्ण वितरण का आश्वासन देते हैं, और पूंजी एवं अन्य संसाधनों को प्रभावशाली ढंग से गति प्रदान करते हैं, तथा स्थानीय साधनों का सर्वोत्तम ढंग से विदोहन भी करते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योगों की परिभाषा देश में MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज क्षेत्र में योगदान व संभावनाओं को देखते हुए 2 अक्टूबर सन 2006 में सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योगों विकास अधिनियम लागू किया गया, और इस अधिनियम में उद्योग शब्द के स्थान पर उद्यम शब्द का प्रयोग किया गया है, तथा मध्यम उद्योगों को पहली बार परिभाषित किया गया। लघु उद्योग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में लघु उद्योगों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहले तो विनिर्माण उद्यम
वे उद्यम जो कि किसी वस्तु के उत्पादन अथवा विनिर्माण में संलग्न है। दूसरा है सेवा उद्यम, वे उद्यम जो कि कोई भी सेवा प्रदान करने में सक्षम है। इन दोनों ही श्रेणियों में उद्यमों को परिभाषित करने का भी एकमात्र पैमाना कारखाने में मशीनरी में भी की गई विशेष निवेश सीमा है, और वर्तमान में ये सीमा निम्न है। इसमें प्लांट और मशीनरी व उपकरणों में निवेश की सीमा है। निर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, सूक्ष्म उद्यम में 25 लाख तक और सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक। लघु उद्यम में यानी विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख से अधिक व 5 करोड़ तक, और सेवा क्षेत्र के अंदर 10 लाख से अधिक और 2 करोड़ तक। और मध्यम उद्यम में 5 करोड़ से अधिक और वह 10 करोड़ तक, और जबकि सेवा क्षेत्र में 2 करोड़ से अधिक और 5 करोड़ तक। उपरोक्त निवेश की सीमाओं में निम्न प्रकार से परिवर्तन करने के लिए लोकसभा में 20 अप्रैल 2015 को संशोधन विधेयक 2015 प्रस्तुत किया गया है, जो कि अभी पारित नहीं हुआ है। फिर है विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, सूक्ष्म उद्यम 50 लाख तक और सेवा क्षेत्र 20 लाख तक। लघु उद्यम 50 लाख से अधिक और वह 10 करोड़ तक, और जबकि सेवा क्षेत्र 20 लाख से अधिक और वह 5 करोड़ तक। और मध्यम उद्यम 10 करोड़ से अधिक और वह 30 करोड़ तक, और जबकि 5 करोड़ से सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ से अधिक और 15 करोड़ तक।